हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में जो कि है फिजिक्स क्लास 11th एंड बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं समतल। ठीक है, समतल में गति। आपके एनसीईआरटी का ये 4th नंबर चैप्टर है। ओके बच्चों, इस 4th नंबर चैप्टर के हम लोग 4.11वें वाले टॉपिक में चल रहे हैं। अनुभाग जो है हमारा वो है 4.11, है ना। और हम लोग चल रहे हैं 4.11 में जो है कि वृत्तीय गति। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति। ठीक है, 4.11 टॉपिक बच्चों, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे इसको, है ना, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, वृत्तीय गति कहेंगे, इसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। ठीक है, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जो वृत्तीय गति है वो है एक समान चाल से, एक समान चाल से, एक समान चाल से गति करने वाले कण का वृत्तीय, ठीक है, वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है ना, एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कब कहलाता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा हो। किस रूप से, एक समान चाल से गति कर रहा हो। ठीक है, ओके अच्छो। अगर हम लोग फिगर की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा फिगर है। ठीक है, अगर एक समान वृत्तीय गति है बच्चों, यहां वस्तु कैपिटल आर वाले, ठीक है, कैपिटल आर वाले या फिर स्मॉल आर भी लिख दो बच्चों, स्मॉल आर लिख दो। ठीक है, यहां वस्तु स्मॉल आर वाले त्रिज्या या फिर स्मॉल आर त्रिज्या वाले, ठीक है, वृत्त पर गति करता है। ठीक है, गति करता है। इस स्थिति में ठीक है, वस्तु का वेग, स्थिति में वस्तु का वेग, है ना, वस्तु का वेग असमान या परिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, वेग परिवर्तित होता है। क्यों होता है वेग परिवर्तित, चाल तो समान है लेकिन इस स्थिति में वस्तु का वेग जो है ना असमान या परिवर्तित होता है। क्यों होता है, यहां वस्तु के वेग का परिमाण, है ना, वृत्त पर एक समान रहता है। क्या रहता है, एक समान रहता है बच्चों। ठीक है ना, वृत्त पर उसकी वस्तु का जो गति है वो एक समान रहता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसकी दिशा
परिवर्तित होती रहती है, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, उसकी दिशा क्या होती रहती है? परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, उसकी दिशा परिवर्तित होती है। अब देखो बच्चों, कैसे पता चलेगा कि उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है? वस्तु के वेग की कैसे पता चलेगा? देखो, वह वस्तु जो वृत्त पर गति कर रहा है, वह वस्तु जो वृत्त पर गति कर रहा है उसके वेग की दिशा, ठीक है, उसके वेग की दिशा वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है बच्चों, कैपिटल आर त्रिज्या का स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस पर वस्तु गति कर रहा है। इस पर वस्तु क्या कर रहा है? गति कर रहा है। मान लीजिए इस समय पर वस्तु यहां था। ठीक है, इस समय वस्तु यहां था, ये ए बिंदु, ठीक है, ये बी बिंदु। इस समय वस्तु का वेग, भाई ए बिंदु पर वस्तु का वेग किधर होगा बच्चों? तो इस ए बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा इधर की ओर, तो यह वस्तु के वेग को बता रहा है। किस बिंदु पर? ए बिंदु पर वस्तु के वेग को बता रहा है। बी बिंदु पर वस्तु का वेग किधर है? इस दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये भी बी हो जाएगा। अब जिसको स्पर्श रेखा ही नहीं पता है तो वो भाई काला कौवा काट के खा जाओ, है ना। अब सी बिंदु पे हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। किस दिशा में? आगे की ओर। देखो बच्चों, ये तीर ऊपर की ओर क्यों है? क्योंकि वस्तु, इसका मतलब हुआ कि इस वृत्त पर इस दिशा में जा रहा है। ठीक है ना, इस दिशा में जा रहा है। अगर इस वृत्त पर वस्तु नीचे की ओर जा रहा होता तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का तीर किधर होता? नीचे की ओर होता। फिर इस बिंदु पर किधर होता है? तो वस्तु इधर पीछे जा रहा है ना, इस दिशा में जा रहा है ना, तो वस्तु का वेग पीछे की ओर होता। बोलो हाँ या ना। इस बिंदु पर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वस्तु का वेग पीछे की ओर होता। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है बात? क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? बोलो बोलो बोलो, समझ पा रहे हो? तो ये भी सी वेक्टर, ये भी वी वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, कोई दिक्कत? इस बिंदु पर किधर होगा? नीचे की ओर। कितना? तो ये डी बिंदु है तो भी डी वेक्टर, है ना, भी डी वेक्टर। बोलो हाँ या ना। होगा या नहीं होगा? होगा, अलग अलग बिंदु पर, कोई दिक्कत? ओके। तो बच्चों, आसपास रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है ना। लेकिन वस्तु के वेग का जो परिमाण है बच्चों, वस्तु के वेग का परिमाण ही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। ठीक है, तो देख रहे हो सभी बिंदु पर जो वस्तु का वेग है बच्चों, वो किसके बराबर में होगा? तो भी वेक्टर के बराबर। मतलब वस्तु का वेग जो है वो परिमाण तो समान है, भी वेक्टर। यहां पे भी कौन सा वेक्टर? भी वेक्टर, ठीक है ना। यहां पे भी कौन सा वेक्टर? भी वेक्टर, ठीक है ना। और उसका क्या? मोड। भाई ये जो मोड है वो यहां पर, ठीक है ना बच्चों, यहां पर N1 कैप, यहां पर बच्चों यहां पे मोड लगाओ और उसके आगे क्या लिखोगे? N2 कैप, N2 कैप। यहां पे मोड लगाओ और उसके आगे लिखो क्या? N3 कैप। क्यों ऐसे लिख रहे हो? क्योंकि भाई अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दिशा, तो वेग बराबर क्या होता है भाई? इस बिंदु पर वेग कितना है? तो परिमाण तो भी वेक्टर का मोड ही है, लेकिन दिशा N3 कैप कोई इस दिशा को व्यक्त करता है, N2 कैप इस दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, ऐसा हमने माना है। और परिमाण तो सभी जगह एक समान रहेगा। बोलो है ना, परिमाण तो उतना ही रहेगा। और इस बिंदु पर क्या हो जाएगा? N4 कैप, या फिर ND कैप से लिख दो, NC कैप से लिख दो, NB कैप से लिख दो। बोलो है ना, NA कैप से लिख दो। तो दिशा अलग अलग बिंदु पर अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग दिशा का नाम लिख रहे हैं। और परिमाण सभी बिंदु पर, इस वृत्त पर गति कर रहे वस्तु का परिमाण सभी जगह एक समान है, तो परिमाण हम लोग एक समान लिख रहे हैं। अरे बोलो आया या नहीं आया? ये बात आ गया ना पक्का? चलिए ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, यहां हम वस्तु की
वेग, ठीक है, वस्तु की वेग ए बिंदु पर, ए बिंदु पर वस्तु की वेग ए बिंदु पर, किस बिंदु पर बच्चों, ए बिंदु पर, ठीक है, ए बिंदु पर, ए और इसको नाम देता हूं मैं ओ बच्चों, तो ए ओ स्थिति क्या हो गई इसकी, ए ओ वाला तीर है ना। तो यहां हम वस्तु की वेग ए बिंदु पर ओ ए, ठीक है, सॉरी ए ओ वेक्टर है ना, ए ओ वेक्टर, ए ओ वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश देखते हैं, बोलिए यहां है ना, बोलिए यहां है ना, देखते हैं नहीं देखते हैं, इस बिंदु पर जिसका वेग है वो किस दिशा में है, इस दिशा में, बोलो हाँ या ना। भाई यहां पर त्रिज्या कैसा होगा इसका, ऐसा होगा, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि यहां हम वस्तु की वेग, ठीक है, वस्तु की वेग स्मॉल टी समय पर, स्मॉल टी समय पर, स्मॉल टी समय पर ए बिंदु पर ए ओ वेक्टर के अनुदिश देखते हैं, किसी समय टी पर देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसका त्रिज्या कितना होगा, आर होगा। ये केंद्र बिंदु क्या है नाम बच्चों, ओ नाम दे दीजिए इसको, और ओ तो यहां दे चुके हैं, इसका नाम कुछ और दे दीजिए, पी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ समय पश्चात, डेल्टा टी समय पश्चात, ठीक है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई कि डेल्टा टी समय, अब डेल्टा टी समय पश्चात, डेल्टा टी समय पश्चात वस्तु की वेग, वस्तु की वेग, ठीक है। और अब बच्चों मान लो डेल्टा टी समय पश्चात, इस समय कितने पर है, टी पर है, तो डेल्टा टी समय पश्चात तुम मान लो यहां पर आ गया, ठीक है। तो इसमें वस्तु का वेग का आसपास रेखा किधर होगा, इस दिशा में, बोलो हाँ या ना। भाई इस दिशा में होगा या नहीं होगा, भाई थोड़ा सा ठीक से बना लो, इस बिंदु पर किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, होगा या नहीं होगा, देखो इस दिशा में होगा, होगा पक्का। अब इस बिंदु को मान लो तुम बच्चों क्या, एक मान लो भी एन मान लो, इस बिंदु पर एन मान लो, इस बिंदु का नाम क्या दे दो एन, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों, भी एन वेक्टर, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो बच्चों इस बिंदु को तुम त्रिज्या से मिलाओ, त्रिज्या से मिलाओ, तो कैसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों ये क्या है, ये है वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है तो उसके कोण में परिवर्तन, उसका नाम डेल्टा थीटा दे दो, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। यहां से यहां तक जब वस्तु पहुंचता है, टी से डेल्टा टी समय तक पहुंचता है, मतलब अब डेल्टा टी समय पश्चात वस्तु की वेग, वस्तु की वेग, ठीक है, वस्तु की वेग और एन, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग बच्चों क्या, इसको नाम दे देते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, ई नाम दे देते हैं, ठीक है ना, ई कहीं पर नहीं आया ना, तो एन ई, ठीक है। तो डेल्टा टी समय पर, समय पश्चात वस्तु की वेग एन ई, ठीक है, वेक्टर के अनुदिश है, ठीक है, अनुदिश प्राप्त होता है, अनुदिश प्राप्त होता है, ठीक है, अनुदिश प्राप्त होता है, ठीक है, अनुदिश क्या होता है, प्राप्त होता है, बोलो हाँ या ना, उसके अनुदिश प्राप्त होता है, कोई दिक्कत बच्चों, इसके अनुदिश प्राप्त होता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसके अनुदिश प्राप्त होता है या नहीं है, एन ई के अनुदिश प्राप्त होता है। अब हमारा सदिश वेग की सदिश, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो कि उसके कोणीय विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं होना चाहिए, ओके। तो हमें यहां ज्ञात होता है, हमें यहां ज्ञात होता है कि वस्तु की वेग समय के साथ, वस्तु की वेग समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ क्या हो रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, ठीक है, समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। वस्तु का वेग इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचते समय परिमाण तो समान होगा, लेकिन यहां पर इस बिंदु पर दिशा इस दिशा में और इस बिंदु पर इस दिशा में, तो दिशा में परिवर्तन के कारण भी किसमें परिवर्तन हो रहा है, वेग में। वेग का परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि वेग सदिश राशि है, सदिश राशि में बच्चों चाहे परिमाण में किसी में परिवर्तन हो जाए
तो वेग परिवर्तित हो जाएगा, चाहे सदिश के दिशा में परिवर्तन हो जाए तो वो सदिश बदल जाएगा। बोलो है ना। तो यहां पर वेग एक सदिश राशि है, तो जब बच्चों वेग यहां से यहां पहुंचता है तो उसके परिमाण में तो कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि समान परिमाण से इस वृत्त पर गति कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बोलो है ना भाई, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बोलो है ना, होता है नहीं होता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है यहां पर, ठीक है ना। इस बिंदु पर इस दिशा में और इस बिंदु पर इस दिशा में। बोलो है ना, पक्का, कोई तकलीफ नहीं, एकदम सब मस्त चल रहा है। बोलो है ना, एकदम सब मस्त चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ये थ्योरी तैयार है, इसको मिटा दिया जाए। चलो मिटा देते हैं भाई, मिटा देते हैं इस थ्योरी को। चलो चलिए बच्चों, देखिए अब क्या मिलेगा यहां से। अब क्या मिलेगा बच्चों, तो देखो यहां पर हमने क्या कह दिया कि वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। वेग में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन, अर्थात अर्थात उसी के आगे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अर्थात वस्तु जो वृत्तीय गति कर रहा है, जो वृत्तीय, ठीक है ना, जो वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, वृत्तीय गति कर रहा है, वह वेग में परिवर्तन के कारण, वह वेग में परिवर्तन के कारण, ठीक है, वह वेग में परिवर्तन के कारण, है ना, वह वेग में परिवर्तन के, ठीक है ना, वह वेग में, ठीक है ना, वह वेग में परिवर्तन के कारण, ठीक है ना, परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। बोलो है ना बच्चों, त्वरण उत्पन्न कब होती है, जब हमारा वस्तु के वेग में परिवर्तन होने लगता है समय के साथ। बोलो, कोई दिक्कत। आगे बच्चों, आप सबको पता है क्या कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, बोलिए हाँ या ना, बराबर क्या होता है, त्वरण होता है। बोलो बच्चों, होता है या नहीं होता है, होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब बच्चों यहां पर वेग में परिवर्तन कैसे होगा भाई, कैसे होगा, तो देखो बच्चों यहां पर मैं बगल में फिगर बना रहा हूं, दो फिगर बना रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। इस फिगर का नाम क्या होगा, वृत्तीय गति। इस फिगर का नाम क्या होगा, एक समान वेग से वृत्तीय गति, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, एक समान वेग से वृत्तीय गति लिख देना, उसके पीछे एक समान, है ना, एक समान वेग से वृत्तीय गति, ठीक है। अब तो देखो यहां पर सदिश है बच्चों, ये वाली सदिश है, ए बिंदु पर वेग इस दिशा में है, ध्यान से देखना, इस दिशा में है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चों ए और ओ वेक्टर, है या नहीं है। अब बच्चों इस बिंदु पर तो हमारी सदिश है, वो किस दिशा में है, इस दिशा में। बोलो है या नहीं है, इस दिशा में है। तो बच्चों इस बिंदु पर इस दिशा में है, दैट मीन्स इस वेग के पूंछ को उठाओ और इस बिंदु पे लाओ, इस सदिश के साथ इस सदिश को मिलाओ। बच्चों इस सदिश को उठा के यहां लाए, किसी भी सदिश को बच्चों समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हो,
तो इस सदिश को यहां इसी दिशा में, जिस दिशा में ये सदिश है उसी दिशा में ला कहीं भी रख सकते हैं आप। ये वेग बच्चों इस दिशा में है, तो इसको इसी दिशा में रखते हुए इस सदिश के पूंछ पे ला के रख दिया। तो ये बच्चों किस बिंदु का वेग था? भी ए बिंदु का। और ये किस बिंदु का था? भी एन बिंदु का। बोलिए हाँ या ना? पक्का। बच्चों यहां से यहां तक वस्तु की वेग पहुंचने में कितना जो है ना कोण में परिवर्तन हुआ होगा? डेल्टा थीटा। बच्चों इसके कोण में कितना परिवर्तन हुआ है? डेल्टा थीटा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने में विस्थापन होने पर, है ना, मतलब ये जो बच्चों त्रिज्या है वो अगर थीटा कोण से परिवर्तित हुआ है तो वस्तु का वेग भी कितने कोण से परिवर्तित होगा? थीटा कोण से होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों वेग के बीच में परिवर्तन कितना हुआ है भाई? डेल्टा थीटा कोण का। समझ में आई बात? ओके। अब बच्चों इसको तुम तीर से मिलाओ। किससे मिलाओ? तीर से। क्या मिलाओगे? ऐसे मिलाओगे। ठीक है, ये तीर हो गया। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो, ये तीर होगा या नहीं होगा? पक्का। ये सदिश ये तीर मिलाया। बच्चों ये किसको व्यक्त करेगा? डेल्टा भी वेक्टर को। कैसे? प्राथमिक वेग से द्वितीय वेग की ओर चलो भाई। पहले वेग के बिंदु से दूसरे वेग के बिंदु तक चलो तो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। भाई पहले बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाओगे तो क्या होगा? परिवर्तन। किसका परिवर्तन? तो वेग है भाई। इस बिंदु पर वेग है, इस बिंदु पर वेग है, तो यहां से यहां तक चलने में किसमें परिवर्तन होगा? वेग में परिवर्तन होगा। बोलो हाँ या ना? अरे पक्का बोलो हाँ या ना? कंफर्म? चलो ठीक है। अब बच्चों यहां पर तुम ये जो आर त्रिज्या है, त्रिज्या पर तीर क्यों लगा दिया? ये सदिश राशि थोड़ी है। इस त्रिज्या का ग्राफ बनाओ भाई। ये त्रिज्या है इस दिशा में। बोलो हाँ या ना? और ये त्रिज्या है इस दिशा में। बोलो हाँ या ना? इस दोनों को मिलाओगे तो किधर की ओर जाएगा? इस दिशा में। बोलो हाँ या ना? थोड़े से इस दिशा में, है ना? थोड़ा सा इस दिशा में जाएगा बच्चों, है ना? थोड़ा सा इस दिशा में जाएगा, थोड़ा सा इस दिशा में जाएगा, है ना? थोड़ा सा इस दिशा में जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। और इसके बीच में कितना कोण बचो? डेल्टा थीटा। बोलो हाँ या ना? इसको मान लो तुम आर, तो इसको कह दो आर डैश। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसको किसे दिखाओगे? डेल्टा आर से। डेल्टा आर से पहले त्रिज्या की स्थिति से लेकर के दूसरे त्रिज्या की स्थिति तक जाने में कितना परिवर्तन हुआ है? डेल्टा आर का। क्या ये आपके कैमरे में विजिबल है? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बोलो हाँ या ना? क्या ये दो फिगर समझ में आई कैसे बनाया हमने? समझ में आ गई? पक्का आई या नहीं आई? अरे बोलो बच्चों, ये कौन डेल्टा थीटा, ये भी डेल्टा थीटा। बोलो हाँ या ना? तो लिखो फिगर नंबर, इसका नाम फिगर नंबर 2 और इसका नाम फिगर नंबर 3। इसका नाम 3 फिगर बच्चों, ठीक है ना? और इसका नाम कौन सा फिगर? दूसरा फिगर। ठीक है, तो लिखो यहां पर चित्र 2 एवं 3 से। ठीक है बच्चों, चित्र 2 से क्या लिख सकते हो? टेन थीटा बराबर टेन डेल्टा थीटा बराबर भाई टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे? थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। और उसके साथ जुड़ा हुआ भुजा क्या होता है? आधार। बोलो हाँ है ना? तो क्या लिखोगे? डेल्टा भी और अपॉन दिस। तो बच्चों ये वेग कितना है? इसका परिमाण किसके बराबर में? भी के बराबर में। बोलो हाँ है ना? बच्चों ये जो भी एन वेक्टर है उसका भी परिमाण कितना है? दिशा तो इस दिशा में है लेकिन परिमाण किसके बराबर में है? भी के बराबर में। बोलो हाँ है ना? तो सामने वाला भुजा और बटा में आधार, तो डेल्टा भी अपॉन भी, यही होगा। डेल्टा भी और अपॉन भी। बोलो ये आपका फर्स्ट समीकरण, ये आपका सेकेंड समीकरण। बच्चों चित्र नंबर 3 से क्या लिखोगे? टेन थीटा बराबर में टेन डेल्टा थीटा बराबर भाई टेन डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सामने वाला भुजा और बटा में आधार। अरे बच्चों अगर ये आर है तो ये भी आर डैश भी किसके बराबर है? आर के बराबर में ही ना। ये आर डैश किसके बराबर में है? आर के बराबर में। तो टेन डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा और बटा में त्रिज्या, तो मतलब कहे तो डेल्टा आर और बटा में आर। ये कौन सा समीकरण? तीसरा समीकरण। बोलो हाँ है ना? तो बच्चों आपको पता है क्या कि समय अंतराल, ठीक है ना, यहां पे समय अंतराल जो है बच्चों, समय अंतराल डेल्टा टी अल्प है।
क्या है, अल्प है। इसलिए बच्चों डेल्टा थीटा जो है वह भी क्या है, टेंड्स टू अल्प, स्मॉल। डेल्टा थीटा भी किसके लगभग है, अल्प के बराबर है बच्चों, ठीक है। तो तब बच्चों तब क्या होता है, टेन डेल्टा थीटा बराबर होता है किसके, डेल्टा थीटा के। बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो ठीक है, तो लिख दो टेन थीटा बराबर होंगे किसके, डेल्टा थीटा के। तो यहां से टेन थीटा के साथ साथ क्या लिख सकते थे, डेल्टा थीटा। बोलो हाँ या ना, इस टेन थीटा की जगह और क्या लिख सकते हो, सीधा डेल्टा थीटा। क्यों, क्योंकि डेल्टा थीटा क्या है, अल्प है। तो बच्चों इस समीकरण से तुम्हें क्या मिला, इस समीकरण से तुम्हें मिला कि टेन, यहां पे मत लिखो है ना, यहां लिख दो डेल्टा थीटा, ठीक है, बराबर होंगे किसके, डेल्टा भी अपॉन भी के। यही आपका सेकेंड समीकरण। और बच्चों यहीं पर टेन डेल्टा थीटा जो है वही क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा बराबर किसके हो जाएंगे भाई, डेल्टा आर अपॉन आर के। बोलो हाँ या ना, ये तीसरा समीकरण, इस तरह से लिख देना। अब बच्चों दूसरे और तीसरे समीकरण में क्या देख रहे हो, कि इसके पीछे वाले मतलब बायां वाला भाग क्या है, बराबर। तो क्या लिख सकते हो, सेकेंड एवं थर्ड से, सेकेंड एवं थर्ड से, सेकेंड एवं थर्ड से क्या लिख सकते हो बच्चों, तो लिख सकते हो कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए क्या लिखोगे, डेल्टा भी अपॉन भी बराबर में डेल्टा आर अपॉन आर। लिखोगे नहीं लिखोगे बच्चों, इस भी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहां से डेल्टा भी बराबर में है ना, ये भी इधर जाएगा तो हो जाएगा भी और बटा में स्मॉल आर और गुना में डेल्टा आर। अरे बच्चों होगा या नहीं होगा, ये कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 4। बोलो क्या यहां तक तुमको डेरिवेशन समझ में आया, क्या ये फिगर समझ में आई, अरे बोलो बोलो, क्या ये दोनों फिगर समझ में आया आपको, पक्का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना, कोई दिक्कत, मिटा दिए जाएं, ओके चलो मिटा देते हैं भाई साहब, चलो मिटा देते हैं, इस ऊपर वाले बात को मिटा देते हैं। भाई तुम्हें पता है, क्या पता है, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है भाई साहब, क्या पता है तुम्हें, कि त्वरण बराबर जो होता है वेग में परिवर्तन डेल्टा भी और बटा में समय में परिवर्तन डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना। अभी अभी आपने कहा है कि सर जो है हमारा जो डेल्टा टी है ना सर, वो लगभग कितना है, 0 के बराबर। डेल्टा टी सर अल्प है, अल्प का मतलब लगभग 0। इसका मतलब क्या लिखोगे यहां पे, ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा भी अपॉन भी, यही लिखोगे। बोलो हाँ या ना, बराबर। बच्चों यहां पर डेल्टा भी का वैल्यू क्या आया है आपको, भी बटा में स्मॉल आर और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। डेल्टा भी की जगह रख दी तुमने, और बटा में क्या, बटा में क्या, ओहो डेल्टा टी ना, यहां पर डेल्टा टी, ठीक है ना। तो बच्चों नीचे में क्या लिखोगे, डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना। बच्चों ये जो वेग है वो तो बदल ही नहीं रहा है, तो ये तो बदलाव, ये जो डेल्टा है बच्चों, ये क्या है, बदलाव है ना, तो इससे बाहर आ जाएगा ये। तो क्या लिखोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, भी और बटा में, ये क्या है बच्चों, त्रिज्या, त्रिज्या थोड़ी ना बदलेगा वृत्त का, नहीं बदलेगा, तो ये तो बाहर आ जाएंगे। तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये बच्चों सबसे बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा भी और बटा में आर। बोलो हाँ ना। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो बच्चों जैसे ही डेल्टा टी 0 के लगभग हो जाएगा तो ये दोनों पद क्या बन जाएंगे, डी भी बटा में डी आर, सॉरी डी आर बटा में डी टी। बोलो हाँ या ना। और डी आर बटा डी टी क्या है बच्चों, डी आर बटा डी टी क्या है भाई, ये है विस्थापन और ये है समय। बच्चों विस्थापन और बटा में समय क्या बन जाता है, वेग, ये वाला पद क्या बन जाएगा, वेग। बोलो हाँ या ना। ये कुछ और नहीं था बच्चों, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की विस्थापन ही तो थी। बोलो ये बिंदु कौन सा था, ए वाला, ये बिंदु कौन सा था, एन वाला, ए से लेके एन तक विस्थापन ही तो था भाई। दो बिंदु के बीच की सरल रेखा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, तो विस्थापन ही तो था। तो विस्थापन बटा में समय क्या हो जाएगा बच्चों, वेग, तो भी बटा में आर और मल्टीप्लाई बाय भी, ये पूरा क्या बन गया भी, और पहले से क्या है यहाँ पर भी बटा आर। बोलो हाँ या ना। और बच्चों डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या बन गया, भी, तो ये दोनों गुना होकर के क्या आ गए, भी स्क्वायर बटा में आर।
तो बच्चों त्वरण का समीकरण आ चुका है। किसका समीकरण आ चुका है? त्वरण का। किसका आ चुका है बच्चों? त्वरण का। किसका आ चुका है? त्वरण का। ठीक है, त्वरण का। किसका आ चुका है? त्वरण का। ठीक है ना। तो त्वरण बराबर में आ चुका है बच्चों यहाँ पर v² और बटा में r। ठीक है, ये त्वरण के मान आ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना। जो भी 4-5 समीकरण जो भी बन रहे थे वो नाम लिख दीजिए आप। ठीक है बच्चों, यहां लिखोगे जब वस्तु वृत्त पर गति करता है, वृत्त पर गति करता है, ठीक है, तब उस गति के त्वरण, तब उस गति के त्वरण के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं बच्चों। ठीक है, 2 घटक होते हैं। एक तो होता है बच्चों स्पर्श रेखीय त्वरण। कैसा होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, और एक होता है जिसको हम लोग बच्चों स्पर्श रेखीय त्वरण को हम लोग ए जो है वो CAT से दिखाएंगे। ठीक है, और फिर बच्चों एक होता है अभिकेंद्री त्वरण। कौन सा त्वरण? अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है ना, उसको हम लोग बच्चों AC से दिखाते हैं। ठीक है, ओके, अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है बच्चों, जब कोई वस्तु वृत्त पर गति कर रहा है तो उसके वस्तु जब वेग कर रहे होंगे, जब गति कर रहे होंगे, तो उसके वेग का जो वेग के कारण जो उत्पन्न त्वरण है उसके कितने घटक होंगे? 2। एक स्पर्श रेखीय और दूसरा अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है ना। स्पर्श रेखीय त्वरण कितने होंगे बच्चों? जिस बिंदु पर आप का वेग है उस बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, दैट मींस इस बिंदु की ओर। जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में कौन सा होगा? स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। बोलो हाँ है ना। ठीक है, और एक त्वरण होगा बच्चों केंद्र की ओर। किधर की ओर? केंद्र की ओर। ठीक है ना, केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर। ओके, किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर। देख रहे हो ना भाई, वेग में ये जो था वेग में परिवर्तन। बच्चों आप सबको पता है वेग में परिवर्तन बराबर में होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो इस त्वरण का दिशा किधर की ओर? जिस दिशा में डेल्टा V है भाई। ए वेक्टर इज पैरेलल टू डेल्टा V वेक्टर। यह बात नोट करके समझो। ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि त्वरण सदिश जो है वो पैरेलल होगा। ये लाइन किसका बच्चों? पैरेलल का, समांतर का। ए वेक्टर त्वरण जो है वो पैरेलल होता है, समांतर होता है। किसके? डेल्टा V के। बोलो है ना। तो डेल्टा V अंदर की ओर बच्चों, अरे इस बिंदु से अंदर की ओर, 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 ये सारे कौन से त्वरण हैं भाई? अभिकेंद्री, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ये। अभिकेंद्री त्वरण को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल। और त्वरण को एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है ना। बच्चों ये स्पर्श रेखीय त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों आपने यहां देख लिया त्वरण का दिशा क्या था? डेल्टा V के दिशा में। तो डेल्टा V का दिशा किधर था? इस दिशा के अनुदिश। आया नहीं है? तो एक तो ये दिशा होगा बच्चों त्वरण का, और दूसरा त्वरण का दिशा कौन सा होगा बच्चों? स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है ना। स्पर्श रेखीय त्वरण होंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है, थोड़ी सी और बातें मिटाते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आ चुका है त्वरण का, बस अब दिशा पता करना है। परिमाण तो आ चुका है त्वरण का, हमारे त्वरण का क्या आ चुका है बच्चों? परिमाण तो आ चुका है, लेकिन अब तक उसके दिशा नहीं आए हैं। तो हम लोग दिशा की बात कर रहे हैं। देखना बच्चों, देखना देखना देखना, तुम देखना भाई साहब, तुम देखना भाई। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण किसको दिखाए थे? AT से। स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर भाई स्पर्श रेखा पे
बस दो बिंदुओं के अंतराल में जो वेग होगा, जो वेग में परिवर्तन होगा वो कितना होगा भाई, किसी एक बिंदु पर भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर में क्या होगा, स्पर्श रेखा पर त्वरण। तो स्पर्श रेखा पर त्वरण जो है बच्चों वो आपको पता है, किसी एक बिंदु पर, पहले वाले बिंदु पर अगर वेग v होगा तो दूसरे बिंदु पर भी क्या होगा, v वेग होगा। मतलब कि तो वेग में परिवर्तन और बटा समय में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। इसीलिए टेंडेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। और बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों डेल्टा v के दिशा में। डेल्टा v क्या है, वेग के परिवर्तन की दिशा। वेग के परिमाण में तो परिवर्तन नहीं हो रहा था बच्चों, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि दिशा में परिवर्तन के कारण, ठीक है, दिशा में परिवर्तन के कारण, ठीक है, दिशा में परिवर्तन के कारण। ठीक है। तो इसीलिए बच्चों जब एक समान वेग से वस्तु गति कर रहे हो तो किसी दो बिंदु पर वेग एक समान होंगे। स्पर्श रेखीय जो त्वरण, जो वेग होगा वो तो एक समान होगा दोनों बिंदुओं पर, बोलो है ना, दो छोटे बिंदुओं पर। तो उस त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0। और बच्चों जो सेंट्रीपेटल, जो अभी केंद्रीय त्वरण होते हैं वो दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। किसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, दिशा में परिवर्तन के कारण। ठीक है ना। तो दैट मींस बच्चों जब एक समान रूप से कोई वृत्तीय गति कर रहा है तो उस वस्तु के केवल एक ही त्वरण होता है। वो कौन सा त्वरण होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अभी केंद्रीय त्वरण होते हैं। ठीक है ना बच्चों। केवल इसी के कारण त्वरण उत्पन्न होता है एक समान चाल से गति करने वाले, वृत्तीय गति करने वाले, एक समान चाल से वृत्तीय गति करने वाले वस्तु के त्वरण, केवल एक ही त्वरण उत्पन्न होता है बच्चों, वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, अभी केंद्रीय त्वरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो त्वरण का फॉर्मूला मिल चुका है आपको, v² बटा में r, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है बच्चों, यहां पर वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, बोलो है ना, वृत्त का त्रिज्या है बच्चों। ठीक है। और यहां पर v क्या है, तो बच्चों v है हमारे पास वृत्त पर, वृत्त पर वस्तु का चाल। ठीक है ना, वृत्त पर वस्तु का चाल। कोई दिक्कत, बोलो। और ये त्वरण का क्या देगा बच्चों, यहां पर तीर नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि त्वरण का यहां से परिमाण निकालेंगे और दिशा तुम्हें पता ही है कि इस त्वरण का दिशा किधर की ओर होगा, केंद्र की ओर, बोलो है ना। अरे समझ में आई क्या, हाँ समझो। इस फिगर को मैं अब मिटा के ऐसा बना सकता हूं, कैसा, वो देखना भाई, तुम देखना। यहां पर बच्चों आप लिख सकते हैं एक लाइन, क्या, एक समान चाल से, एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहे कण का, एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहे कण का त्वरण केवल, ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री, ठीक है ना, एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहे कण का त्वरण केवल अभिकेंद्री त्वरण का घटक होता है। कण का त्वरण जो है केवल अभिकेंद्री त्वरण का घटक होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात, केवल इसी त्वरण का घटक होता है बच्चों। ठीक है ना। और इसकी दिशा किधर होती है, जिसकी दिशा, ठीक है, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर गति कर रहे, ठीक है ना, गति कर रहे कण के वेग के लंबवत केंद्र, ठीक है, लंबवत केंद्र के अनुदिश होता है, केंद्र के अनुदिश होता है। ठीक है ना।
जैसे मैं फिगर दिखाता हूं बच्चों, ये देखो, इस समय पर वेग इस दिशा में, ठीक है, त्वरण किधर की ओर, अंदर की ओर, क्योंकि केंद्र की ओर होगा ना भाई। तो केंद्र से लेकर के और किसी भी बिंदु तक के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या जो है बच्चों वो वृत्त के हर एक बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब होता है। इस बिंदु पर वेग किधर की ओर, इधर की ओर, तो केंद्र का दिशा अंदर की ओर, दैट मींस इस वेग के लंबवत होंगे कौन, अभिकेंद्री त्वरण, वो भी किधर की ओर, केंद्र की ओर। इस बिंदु पर वेग तो नीचे की ओर, लेकिन केंद्र त्वरण किधर की ओर, अंदर की ओर, बोलो है ना। इस बिंदु पर बच्चों वस्तु वेग तो आगे की ओर, लेकिन त्वरण किधर की ओर, अंदर की ओर, जिसको हम लोग एसी बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। तो समझ में आ रही है बच्चों। इस तरह से आप अंतिम में ये फिगर लिख सकते हैं, ये बात लिख करके, है ना। चौथा फिगर, 3 फिगर बन चुके हैं, ये चौथा फिगर, बोलो हाँ या ना। और ये बच्चों हो गया आपका अभिकेंद्रित त्वरण, ठीक है। ओके चलो ठीक है, थोड़े से बस लास्ट कुछ बातें और समझ लो, लास्ट कुछ बातें और समझ लो, लास्ट कुछ बातें और समझ लो बच्चों, इस वृत्तीय गति से संबंध रखने वाले टॉपिक से समझना, ध्यान देना। देखना क्या ध्यान देना है भाई, देखो देखो क्या ध्यान देना है भाई। अभी तक हमारे पास अभिकेंद्रित त्वरण आ चुका, हो चुका है वी स्क्वायर बटा में आर के परिमाण आ चुका है, बोलिए हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि, हमें क्या ज्ञात है बच्चों, हमें ज्ञात है कि, है ना, हमें ज्ञात है कि जो बच्चों हमारे पास जो आवृत्ति होता है, क्या होता है, आवृत्ति, जिसको हम लोग बच्चों जो है ना न्यू से दिखाते हैं, वो होता है बच्चों क्या, एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर और बटा एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है, एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय। ओके, एक चक्कर का मतलब क्या बच्चों, है ना, एक चक्कर का मतलब क्या है यहां पर, वृत्त का एक चक्कर, वृत्त का एक चक्कर, ठीक है, वृत्त का एक चक्कर। आवृत्ति बराबर क्या होता है, वृत्त का एक चक्कर, ठीक है, और बटा में एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है बच्चों। तो वस्तु द्वारा वृत्त का, है ना, वृत्त के एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक है ना, लिया गया समय, ठीक है, आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसको हम लोग बच्चों कैपिटल टी से दिखाते हैं, जिसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो बच्चों आवृत्ति बराबर में होता है एक चक्कर या फिर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है, और बटा में एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है। तो बच्चों न्यू बराबर में क्या हो जाएगा, न्यू बराबर में क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों भाई, न्यू बराबर में क्या होगा, न्यू बराबर में क्या होगा, क्या होगा, एक चक्कर, भाई एक चक्कर ही रहने दो, इसको मिटा दो, काट दो इसको, एक चक्कर और बटा एक चक्कर में लिया गया समय, तो आवृत्ति बराबर में क्या हो जाएगा, एक चक्कर का मतलब एक, भाई चक्कर का संख्या ही तो लिखोगे, भाई चक्कर का संख्या लिखना है, भाई संख्या का कोई इकाई थोड़ी होता है, तो एक और बटा में समय कितना लिया, टी, बोलो हाँ ना, ये तुम्हारी हो गई एक समीकरण, ठीक है। अब सुनो बच्चों, एक होती है कोणीय आवृत्ति, क्या होती है बच्चों, कोणीय आवृत्ति या फिर कोणीय वेग, क्या होता है, कोणीय वेग बच्चों, कोणीय वेग को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोणीय आवृत्ति, क्या बोलेंगे,
कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, बोलो हाँ या ना। और बटा में समय, बटा में समय। ठीक है बच्चों, कोणीय आवृत्ति को किसे दिखाएंगे? ओमेगा से, क्योंकि कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। तो बच्चों ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कितना ले लो? तो बच्चों यहां पे समय ले लो तुम कैपिटल टी। तो कैपिटल टी किसका समय था? एक चक्कर लगाने का। तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा? 2 पाई का। कितना होगा? 2 पाई का। और समय कितना लिया हमने? कैपिटल टी। बच्चों इस फर्स्ट समीकरण को लाके यहां रखो, तो 1/t, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 पाई और गुना में 1/t लिख सकते हैं ना इस समीकरण को। तो 1/t क्या बन जाएगा? v बन जाएगा, है ना। v नहीं है, ये न्यू है। तो ओमेगा बराबर यहां से क्या आ गया बच्चों? 2 पाई न्यू। बोलो हाँ या ना। ये ओमेगा क्या है? या तो कोणीय वेग कह लो या फिर कोणीय आवृत्ति कह लो। कोणीय आवृत्ति बराबर में होता है 2 पाई और गुना में ये v क्या है बच्चों? रेखीय आवृत्ति। ये क्या था हमारे पास? रेखीय आवृत्ति। बोलो हाँ या ना। अरे रेखीय आवृत्ति, बोलो हाँ या ना। ये क्या है? कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति ये क्या भाई? कोणीय आवृत्ति, बोल चुका हूं पहले ही। बोलो हाँ या ना। कोणीय आवृत्ति बराबर कितना होता है? 2 पाई न्यू। ये 2 पाई और न्यू क्या है यहां पर? रेखीय आवृत्ति। बोलो हाँ या ना। ये हो गया हमारा सेकेंड समीकरण। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे बोल लो, कोई दिक्कत तो बोल लो, नहीं ना। चलो आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों। ये 2 समीकरण है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये और ये पहला था भाई यहाँ के लिए। तो यहाँ इसको दूसरा बोल दो, इसको तीसरा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण का नाम तो लिख सकते हैं लोग अलग अलग, है ना। अब देखो सुनो, अब सुनो भाई, अब सुनो भाई बच्चों। कोणीय विस्थापन बराबर में होता है रेखीय विस्थापन और बटा में त्रिज्या। ठीक है, ये एक तुम समीकरण समझ जाओ। तो बच्चों कोणीय वेग बराबर में होता है रेखीय वेग और बटा में त्रिज्या। ये बात भी तुम समझ जाओ। ठीक है, तो बच्चों यहां से रेखीय वेग बराबर में क्या आ जाएगा? कोणीय वेग और गुना में त्रिज्या। बोलो हाँ या ना। बच्चों ये छठा समीकरण, छठा के लाके रखो फर्स्ट में, सिक्स्थ को फर्स्ट में रखें, सिक्स्थ को कहां रखें? फर्स्ट में रखें। अगर ऐसा करते हो तो बोलो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? बच्चों तुम्हें क्या प्राप्त होगा? बोलो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें प्राप्त होगा AC बराबर में V की जगह क्या रखोगे? ओमेगा गुना में R, और उसका क्या? होल स्क्वायर, और बटा में क्या? R। तो क्या निकल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर और बटा में R। तो बराबर में क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, और एक R से R कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर R। बोलो बोलो बच्चों, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। ओमेगा का वैल्यू यहां पर तीसरे समीकरण से लाके इस समीकरण में रख सकते हो। तो फिर क्या बन जाएगा? ये बराबर ओमेगा का वैल्यू क्या है बच्चों? 2 पाई न्यू। तो 2 पाई और न्यू, और उसका क्या? होल स्क्वायर, और गुना में क्या? R। बोलो हाँ या ना। तो क्या निकल जाएगा यहां से? यहां से क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर। न्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? न्यू का स्क्वायर, और गुना में क्या हो जाएगा? R। बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया आपका अंतिम समीकरण 7वां। ठीक है, किसका? AC का। और बच्चों ये चैप्टर हो गया आपके खत्म। ठीक है, समझ में आई पूरा डेरिवेशन? ये सारे कॉपी में डल जाने चाहिए। समझ में आया पूरा डेरिवेशन? छोटा सा डेरिवेशन था, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतना ही। पढ़ाई करते रहे, मस्ती करते रहे, आनंद लेते रहे। गुड नाइट।